ये जो एक ही मैंने उस पे ना बना दिया वो आपका सारे जितने भी सेल्स हैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो हमारा मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से ही हमारे सारे सेल्स बनते हैं। ओके, सबसे पहले हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स बनेगा। स्टेम सेल से ही आगे कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर और कॉमन मिलॉइड प्रोजेनिटर। लिम्फॉइड और मिलॉइड दो तरह के सेल्स आगे वो जनरेट करता है। जो लिम्फॉइड वाला होता है, लिम्फॉइड आगे 4 तरह के सेल्स बनते हैं। 4 के आगे फिर NK सेल्स, T सेल्स, B सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ जो होता है टी सेल्स वाला जो सारा प्रोसीजर ये चलता है हमारे थाइमस में। ठीक है, थाइमस ग्लैंड होती है वहाँ पे चलता है। और जो ये कॉमन मेलॉइड सेल्स होती है ये भी 4 तरह के सेल्स आगे जाके बनाते हैं। जो ऊपर वाला एक फर्स्ट वाला होता है वो आगे 3 तरह के सेल्स बनाता है। डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं ना, डेंड्रिटिक का मतलब होता है काफ़ी सारी ब्रांचेज होना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जैसे ये देखो सबसे पहले वाला डेंड्रिटिक सेल है जो स्टार शेप का है। तो ये जितनी भी इसकी फिगर्स निकली हुई हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसी के नाम से वो हो रहा है कि वो डेंड्रिटिक है, मतलब कि काफ़ी सारी ब्रांचेस कंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोनोसाइट। मोनो मतलब एक, जो एक ही सेल आगे कंटेन करता है। एक ही मतलब कि उसमें होता है, मोनो मतलब होता है एक ही सेम तरह का, एक ही तरह का सेल है, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। ठीक है, और इसमें 2 तरह के कह लो कि आगे सब टाइप्स होती हैं, मैक्रोफाज और ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, 2 तरह के सेल्स आगे ये बनाता है। देन एक होता है न्यूट्रोफिल्स। ये भी जब आप लोगों ने वो पढ़े थे ना बच्चे अपने ब्लड सेल्स में, आप लोगों ने किया होगा ब्लड में, आप लोगों ने, हाँ, WBCs में आते हैं ना, हाँ, वही चीज़ है सारी, वही वाले सेल्स है। ये फॉर्मेशन किसकी हो रही है? ब्लड सेल्स की हो रही है ना। तो ब्लड सेल्स इसी तरह से बनते हैं। सबसे पहले जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है? स्टेम सेल से होता है। देन आगे इस तरह से वो डिवाइड होते हैं और एंड में जाके यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स, इस तरह से एंड में जाके ये चीज़ें बनती हैं। तो आप लोगों को ये टिप पे पता होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये वाला जो टेबल है आप लोगों को रटा होना चाहिए पूरी तरह से कि इस तरह से सेल्स जो हैं बनते हैं। ओके, उसके बाद आता है हीमोपोइसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीमोपोइसिस होती क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो हीमोपोइसिस ही हुई है, उसके बाद ही आगे जाके सेल्स डिवाइड हुए हैं। तो हीमोपोइसिस में सबसे पहले जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, हीमो मतलब हीम बीच में होएगा, हीम ग्रुप लगाएगा, पोइसिस मतलब जनरेशन, किसी चीज़ को जनरेट करना है इन्होंने। ठीक है, तो आगे जाके इनकी वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये वाला जो चार्ट है ना ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो है, ये ऊपर वाला जो चार्ट है, ये टेबल बनाया, ये आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। हीमेटोपोइसिस जो होता है वो आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, लेकिन मैं आपको इसमें इंक्लूड करके इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें जो इसकी फॉर्मेशन है इरिथ्रोसाइट की, ग्रैन्युलोसाइट्स की, ये आप लोगों को पता चल जाएगी कैसे होती है। ठीक है, तो इनकी शेप वगैरह दी हुई है, ये आप लोगों ने नहीं करनी है, जस्ट शेप वगैरह। अब आता है मेन ये वाला। ठीक है, जो ऊपर वाला टेबल दिया था ना उसके नीचे अब नेक्स्ट इसकी स्टेजेस पढ़नी है हम लोगों ने। ब्लड सेल्स में ब्लड सेल्स की डिफरेंशिएशन होती है, मियोसिस, माइटोसिस होगी, आगे डिवाइड हो गए तो इनकी हीमेटोपोइसिस हो जाती है, आगे ये डिवाइडेड हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये भी चार्ट आप लोगों ने देख लेना है। सबसे पहले ब्लड स्टेम सेल है, स्टेम सेल से मिलॉइड और लिम्फॉइड वाला, ये 2 तरह के चार्ट हैं। बनाना होगा तो ये वाला बना लेना, ऊपर वाला ये वाला, एंड नहीं तो आप लोग ये वाला बना लेना। इसमें सारा का सारा इलेबोरेट करके दिया हुआ है, देखने चाहे तो बनाना चाहे तो दोनों बना लेना, नोट्स में आपको ही काम आएंगे आगे जाके। नहीं तो बनाना होगा तो ऊपर वाला ही बना लेना, जो भी आपको जिसमें सबसे ज़्यादा आसान तरीके से दिख रहा है वो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों में सेम चीज़ ही बताई हुई है, कैसे कैसे वो पहले अर्ली स्टेज में होते हैं, दैन लेट स्टेज में होते हैं। ठीक है, इस तरह से एंड में जाके इरिथ्रोसाइट बनते हैं, दैन ग्रैन्युलोसाइट्स बनते हैं, दैन माइक्रोफाजेस, प्लेटलेट्स, बी सेल्स, टी सेल्स, इस तरह से बनते हैं। तो ये इसकी स्टेजेस बताई हुई है कि पहले ये चीज़ बनेगी यानी ये चीज़, क्योंकि आप लोग हिमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, हिमेटो में ब्लड सेल्स की आप लोगों को स्टेजेस पता होनी चाहिए कि वो कैसे बनते हैं। ये नहीं क्योंकि ब्लड तक तो आप लोगों ने नॉर्मल क्लासेस में पढ़ा ही है कि ब्लड के कितने सेल्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं भाई, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। उनकी आगे सब टाइप्स आप लोगों ने नहीं पढ़ी, तो सब टाइप्स आप लोगों को हिमेटो में ही पढ़नी है, और आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि कौन सी सब टाइप्स होती हैं, किस तरह के सेल्स होते हैं वो। ठीक है, फिर आता है इनकी एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ RBCs के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ RBCs को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। ओके, इरिथ्रो मतलब RBCs,
ठीक है। इरिथ्रो मतलब आरबीसीज वाले जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और पॉइसिस मतलब जनरेट होना, किसी चीज़ का फॉर्म होना। तो द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अबाउट 7 days and involves 3 to 4 mitotic cell divisions so that each stem cell gives rise to 8 to 16 cell। कहते हैं जो आरबीसीज होते हैं इनको टोटल कितना टाइम चाहिए, 7 days का टाइम चाहिए इनको डेवलप होने में। इनकी जो माइटोटिक मतलब कि माइटोसिस जो होती है इनकी, वो 3 to 4 माइटोटिक सेल डिविजन्स, मतलब 3 से 4 बार इनकी माइटोसिस होती है। ठीक है, लगी समझ? क्योंकि 7 दिन लगते हैं इनको बनने में, 7 दिन में कितनी बार ये मेयोसिस माइटोसिस होएगी, इनमें कितना ज़्यादा डिवीजन होएगी वो डिपेंड करता है। तो कितनी बार हुई, 3 to 4 टाइम इनकी माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। देन फिर ये 8 से 16 मतलब कि जो नंबर में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, देन इरिथ्रोपोइसिस में ये इसका अलग से बना दिया चार्ट। स्टेम सेल से पहले कहाँ गया, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से आगे फिर ये, जैसे बच्चे वो नहीं होता था हमारा जब हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, ओवरी का, है ना। तो ओवरी में क्या करते थे हम लोग, उसकी स्टेजेस पढ़ते थे ना, सब स्टेजेस। ये वाला एग बनता है, एग ऐसे बनता है, ऐसे करके होता है, देन लास्ट में एग बनता था। तो उसमें स्टेजेस आती है ना। या फिर जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ट्राइमेस्टर चलता है, मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने +1 +2 में थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं कि ऐसे ऐसे करके स्टेजेस चलती है। तो इसी तरह से यही सेल की बता रहे हैं, आरबीसीज की बता रहे हैं कि आरबीसीज कैसे बनता है, सबसे पहले क्या होता है, देन क्या होता है, इस तरह से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में एंड में जाके इरिथ्रोसाइट जो हमें आरबीसीज चाहिए होते हैं वो बनते हैं। तो ये इसका चार्ट भी आप लोगों ने नोट्स में बना लेना है कि इसकी इरिथ्रोपोइसिस में कैसे ये स्टेजेस चलती हैं और कितना टाइम लेता है। ठीक है, अर्ली, नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट में और लेट वाले में कितने सेंटीमीटर म्यूमीटर इसकी लेंथ होती है, और एंड में जाके हमें इस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियस देख लो, न्यूक्लियस बिल्कुल बाहर निकल गया इसका, एंड में जाके न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होता है। ये पता ना आप लोगों को, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट में ऐसे करके हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा स्टेजेस वगैरह ये आपने अपने नोट्स में कवर कर लेनी है स्टेजेस का। ठीक है, अब ये इरिथ्रोपोइसिस की ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल आ जाती है, इतना डिटेल में आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। इसमें पूरी की पूरी इनकी मैकेनिज़्म बता दिया होता है कि कितना क्या क्या चीज़ें होती हैं। समझने के लिए तो समझ भी सकते हैं सबसे पहले, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में आप लोगों ने नहीं जाना। ठीक है, ये हाई लेवल का हो जाता है ज़्यादा, तो ये चीज़ें आप ये नहीं करना। बस मैंने डायग्राम इसीलिए दे दिया कि इसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ करनी होती है कि दिखाया गया कि कैसे ये प्रिकर्सर सेल्स, कैसे इरिथ्रोसाइट्स आगे जाके हमारी ब्लड में, जैसे अंदर जो हमारे मसल्स होती हैं या हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये फिर एंड में आते हैं। लेकिन ये चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं करनी है, आपने जस्ट इसकी स्टेजेस तक ही पढ़ना है ये वाला। ओके, फिर आता है इसका वाई डज द साइटोप्लाज्म बिकम मोर ईसोफिल। अच्छा, कहते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में ज़्यादा क्यों इसिनोफिलिक होते हैं एज आरबीसीज मेच्योर। आरबीसीज मेच्योर होने से पहले हमारे वहाँ पे इसिनोफिलिक जो होते हैं सेल्स वो होते हैं क्यों। तो इसमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। रेशो बताई हुई है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाते हैं, इनकी रेशो बताई हुई है। तो रेशो ज़्यादातर ये जो हमारे अंदर आरबीसीज होते हैं डिपेंड करता है, इनकी रेशो कितनी होती है, 3:3:1। यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं बाकी सेल्स होते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू आरबीसीज ज़्यादा होते हैं, तभी हमारी बॉडी में आरबीसीज का ज़्यादा होना, इसका रीज़न ये होता है कि जितना भी आप लोग ब्लड देखते हो ज़्यादातर हमें रेड कलर का ही दिखेगा, क्योंकि आरबीसीज ज़्यादा इसमें होते हैं। ठीक है, तो आरबीसीज का काफ़ी सारे रीजंस हैं। ये देखो रेटिकुलोसाइट्स जो हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर है, माइक्रोस्कोप के अंडर देखी गई है, इस तरह से दिखते हैं। और ये जो बीच में ब्लू कलर के हैं, ये क्या है, बीच में न्यूक्लियस है इनके। ठीक है, स्टेनिंग करने के बाद ये थोड़े थोड़े से दिखे हुए हैं, राउंडेड कलर के होते हैं ये। ओके, तो ये इमेज बताई हुई है, ये थोड़ी सी 3D पिक्चर है, ये भी आप लोग देख सकते हो, इस तरह से होते हैं ये। अब रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा रेटिकुलोसाइट्स क्यों पड़ा, 8 माइक्रोन इनका साइज़ होता है, इरेगुलर होते हैं। ठीक है, पॉलीलोब्युलेटेड होते हैं, मतलब काफ़ी सारी लोब्स इनमें प्रेजेंट होती है इस तरह से। ठीक है, लोब्स है ना काफ़ी ज़्यादा, देखो कितनी ज़्यादा। उसके बाद मोर एडिसिव, मतलब कि बड़ी जल्दी ये चिपकने वाले होते हैं। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनमें होता है। ठीक है, 30% टोटल हीमोग्लोबिन के 30% जो है ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे आरबीसीज में रेटिकुलोसाइट।
ठीक है। उसके बाद परसेंटेज अगर अकॉर्डिंग टू न्यू बॉर्न में देखें हम लोग 30 to 40% होती है। इन्फेंट में 2 to 6 वीक में जब बच्चा होता है उस टाइम पे, और चिल्ड्रंस में या अडल्ट में इनकी एवरेज इतनी होती है। एब्सोल्यूट काउंट अगर देखा जाए हम लोग वो करते हैं ना, आरबीसीज का आरबीसीज कम कम हो गए या प्लेटलेट कट गए ऐसे बोलते हो ना आप लोग, तो उनकी कितनी होनी चाहिए, रेटिकुलोसाइट की कितनी होनी चाहिए हमारे अंदर काउंट 20,000 से लेके 90,000 mm³ इतनी क्वांटिटी हमारी ब्लड में होनी चाहिए, किसकी, रेटिकुलोसाइट की। ओके, ये एवरेज दी हुई है, आप लोगों ने याद रख लेनी है। रेटिकुलोसाइट वर्सेस मेच्योर आरबीसीज। रेटिकुलोसाइट वो है जब आरबीसीज मेच्योर नहीं होते तो वो वाली स्टेज है। मेच्योर आरबीसीज जब वो बन जाते हैं वो वाली। तो रेटिकुलोसाइट्स का साइज एज कंपैरेटिव टू मेच्योर आरबीसीज से ज़्यादा होता है। आप लोगों ने पीछे देखा ही है, ये जो देखा है इसमें जो पीछे वाले जो सेल्स हैं उनका साइज़ एज़ कंपैरेटिव टू जब आरबीसीज पीछे आ जाता है सबसे लास्ट में, उनका साइज़ देखो तो सबसे ज़्यादा मतलब पीछे वालों का साइज़, जब ये आरबीसीज बनता है देन उसका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ये जो सेकेंड लास्ट है ना, इसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। ओके, रेटिकुलोसाइट जो लास्ट वन है, लास्ट सेकेंड है सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद जो उसका साइज़ होता है आरबीसीज का वो एज़ कंपैरेटिव टू उससे ज़्यादा होता है। कहाँ गया, हाँ। फिर जो इसकी रेटिकुलोसाइट्स की शेप होती है पॉलीलोबुलेटेड होता है, काफ़ी सारी लोब्स होती हैं, लेकिन आरबीसीज में बाइकॉनकेव डिस्क लाइक होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइकॉनकेव मतलब 2 लोब्स बनी होती हैं उसमें। ये इसकी एडिसिवनेस ज़्यादा होती है, इसकी लेस होती है। ये आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ लेना बच्चे, ठीक है, आसान ही है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद रेटिकुलोसाइटोसिस, मतलब कि अब रेटिकुलोसाइटोसिस हो रही है, वो बन रहा है। तो इसके बनने के कारण जो फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं वो क्या हो, न्यू बॉर्न में होएगा। हाई अल्टीट्यूड वाले जो लोग होते हैं, ज़्यादा हिली एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होंगे। इसके पैथोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हैं, ड्यूरिंग टी ऑफ डेफिशिएंसी एनीमिक्स, अगर ये हमारी बॉडी में ना बने तो हमें अनीमिया हो सकता है, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। आफ्टर हैमरेज भी ये जो कारण होता है इसका कम होने का, डिक्रीज़ होने का, ठीक है। तो ये नहीं आगे आपने करना, इसकी डिसीज़ बताई हुई हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए तो ये भी आप लोगों ने नहीं करना। फिर उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स के बारे में आ जाओ, आरबीसीज़ के बारे में। आरबीसीज़ के जो साइज़ होता है 20, अगर साइड से देखें व्यू और ऐसे करके टॉप में देखें तो इसका इस तरह से साइज़ होएगा। आरबीसीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ब्लड स्मीयर ह्यूमर लेशमैन, ये दिया उन्होंने उसका ब्लड सेल्स की, जो हम लोग स्लाइड प्रेपरेशन करते हैं ना, ब्लड सेल्स देखते हैं, तो ब्लड सेल्स में ह्यूमन ब्लड सेल की ली हुई है उन्होंने। स्मीयर मतलब होता है कि जब स्लाइड पे हम लोग स्मीयर लगाते हैं, देखते हैं ना हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप, तो स्मीयर प्रेपरेशन करते हैं उससे पहले, स्टेनिंग से पहले। तो लेशमैन स्टेन से की हेल्प से हम लोगों ने स्टेन करके पर्पल कलर के दिखते हैं ये हमें। तो ये चीज़ें आरबीसीज हैं जो हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सेल जो है बाई लोब्ड है, आरबीसीज जो हैं वो बाई लोब्ड है, बीच में 2 लोब्स बनी हुई हैं, ठीक है। पर्पल कलर के बीच में ब्लू कलर शो किया हुआ है ना इन्होंने, वो वाला। देन उसके बाद ये इस तरह से बताया हुआ है इन्होंने कि लेशमैन की हेल्प से ये जो बड़े वाले हैं ये आरबीसीज होते हैं, और छोटे छोटे जो होते हैं वो क्या है, हमारे ब्लड प्लेटलेट्स। ये भी हमें लेशमैन स्टेन से ही आगे स्टेन होके हमें दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेच्योर इरिथ्रोसाइट के बारे में इन्होंने डायग्राम में दिया हुआ है, मेल्स में कितना होना चाहिए, फीमेल्स में, चिल्ड्रंस में, इसमें सारी डिटेल दी हुई है इनकी, ठीक है। जब भी हम लोग टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमें ये वाली डिटेल आती है ना, वहाँ पे जब हमें स्लिप काट के देते हैं तो ये सारी डिटेल वही होती है। इतना मतलब कि इरिथ्रोसाइट हमारी बॉडी में होना चाहिए, ओके। देन इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑटोमेटेड सेल काउंटिंग, जब हम लोगों ने इसकी वो करनी होती है, तो ये भी आप लोगों ने नहीं करना वैसे, ठीक है। ये भी नहीं करना आप लोगों ने, आरबीसीज की इंडिसेस भी नहीं करनी, क्योंकि ये भी आप लोगों ने डिटेल में नहीं जाना इतना। उसके बाद इनकी शेप वगैरह के बारे में बता दिया इन्होंने। बाइकॉनकेव डिस्क लाइक होते हैं, ठीक है। मोर डिफॉर्मेबल होते हैं, मतलब कि बड़ी जल्दी किसी भी शेप में ढल जाने वाले, ठीक है। इजीली हम लोग इसको फैसिलिटेट मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने में ये हमें इजीली हम लोग कर सकते हैं। इजीली मतलब कि जब भी हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ़र करना होता है तब भी ये इजीली मतलब कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनकी जो मेंटेनेंस होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेंटेनेंस ऑफ बाइकॉनकेव शेप, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब भी हम लोगों ने इसको
प्रिजर्व करके रखना है ब्लड को, आरबीसीज़ को, तो इतना ज़्यादा केयरली करना पड़ता है कि ये जल्दी क्लोट ना हो जाए। ठीक है, तो जो मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो उसमें राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस क्या होता है, ख़त्म होते हैं, मतलब नहीं होते उसमें। ठीक है, अनेबल टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन, वो न्यू प्रोटीन नहीं बना सकते। कैरी अनेबल टू कैरी आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, मतलब जो भी रिएक्शंस चलती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, वो मेच्योर जो होते हैं इरिथ्रोसाइट्स, मेच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें नहीं होती। अनेबल टू अंडरगो माइटोसिस, इनमें माइटोसिस भी नहीं होती। ठीक है, तो इसकी मेटाबॉलिज्म का जो आरबीसीज होते हैं वो क्या काम करते हैं, मेनली वो रिक्वायर्ड एनर्जी टू मेंटेन शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, शेप वगैरह इसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। आयरन का कंटेंट जो होता है इसमें वो मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आरबीसीज में प्रिजर्व द मिल्यू ऑफ द आरबीसीज, मतलब कि उसमें जो ये आयंस होते हैं ना, पोटाशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो होते हैं इसको प्रिजर्व करके रखते हैं आरबीसीज अपने अंदर। बस इतना ही आप लोगों ने करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मेच्योर आरबीसीज जो होते हैं डू नॉट हैव अ सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। कहते कि जो हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस में, कि हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड, ग्लूकोज की जब मेटाबॉलिज्म होती है, ग्लूकोज बनता है ना, तो हमारे तब सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है, टीसीए साइकिल। हम लोगों ने +1 +2 में पढ़ा होगा, +1 में पढ़ते थे शायद, टीसीए साइकिल, जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, बनता है जब, तो जो ये जो होता है कहते हैं मेच्योर आरबीसीज में ये भी नहीं होता। लेस इफ़िशिएंट पाथवेज, मतलब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ये भी नहीं होती, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एरोबिक कंडीशन चाहिए, तो हमारे अंदर एनारोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो नहीं हो पाती। फिर उसके बाद पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये भी हम लोग +1 में पढ़ते थे। HMP शंट, PPP पाथवे होता है, PP पाथवे होता है, ये भी हम लोग +1 में पढ़ते थे, वो भी इसमें नहीं होता। ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ये भी आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि ये आ जाती है उसमें आपके बायोकेमिस्ट्री वाला थोड़ा सा पोर्शन होता है, ये इन्होंने इसमें इसीलिए समझाया हुआ है कि इसमें नहीं होता ये। ठीक है, उसके बाद HMP शंट अलग से बता दिया आप लोगों को देख के थोड़ा सा पता चल रहा है। ग्लूकोज से जो बनता है, पायरूवेट बनता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज कन्वर्ट होता था इसमें। HMP शंट ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है, पायरूवेट बनता है विद द हेल्प ऑफ ये डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह, तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होती हैं। ATP प्रोडक्शन जो होती है ये भी आप लोगों ने पढ़ी होती है उसमें। ठीक है, ये पाथवे बताए हुए हैं। NADPH सिंथेसिस कैसे होती है, ये भी सारा थोड़ा सा केमिस्ट्री बीच में आ जाती है, क्योंकि जो ये सारे के सारे चलते हैं ना, ये सारे के सारे चलते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, हमारे सेल्स जो होते हैं इन्हीं में ये सारा कुछ चलता है। तो हैंड्स बॉडीज़ ये भी आप लोगों ने नहीं करना, इसमें मैंने इंक्लूड इसीलिए कर दिया बच्चे ये सारा कुछ, ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल से देख के आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये वाले पाथवे जो होते हैं हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, और ये मतलब कि हमारे उसमें ब्लड सेल्स में ये सारा का सारा पाथवे चलता है। ठीक है, ये नहीं करना आप लोगों ने। एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन आरबीसीज में कितनी एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितनी चाहिए लगती है। फिर उसके बाद पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो चलता है हमारी बॉडी में, वहाँ पे भी एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी कौन देता है, आरबीसीज देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जब आरबीसीज की मेटाबॉलिज्म होती है ये आप लोगों ने कर लेना है। NADH बनता है, ATP बनती है, 2,3-DPG बनता है, NAD, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये जो बाद में हमें जब आरबीसीज की मेटाबॉलिज्म हो जाती है तब हमें मिलते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन एंड फ्रेजिलिटी, इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हेल्प करती हैं। मैकेनिकल फ्रेजिलिटी मतलब कि जो आरबीसीज होती हैं वो ब्रेक डाउन ना करने में हेल्प करती हैं हमारे जो अंदर, अगर सपोज़ हमारी सेल्स में कुछ चल रहा है, कोई मेटाबॉलिज्म चल रहा है किसी चीज़ का, तो उसको ब्रेक ना हो, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है 370 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर तक हम लोग इसको मतलब कि रख सकते हैं। ठीक है, 370 डिग्री सेल्सियस पे। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी क्या कहती है, अगर हम लोग आरबीसीज को सलाइन मीडियम में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है जल्दी, ये इस तरह से देखो नीचे डायग्राम दिया हुआ है, सेल प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर हम लोग आरबीसीज को डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं ना तो वो क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है और ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में क्या होएगा, उसकी आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है,
आयंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, तो वो क्या कर जाएंगे, ऑस्मोसिस हो जाएगा उसमें। जब हम लोग वो ऑस्मोसिस पढ़ते थे, एक्सोटोनिक सोल्यूशन, एक्सोटोनिक सोल्यूशन, ये चीज़ें पढ़ते थे ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट होती है उसमें मॉलिक्यूल्स की। तो इसी तरह से हमारे अगर ब्लड सेल्स बोला है इन्होंने कि अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे तो वो सेल कर जाएंगे और ब्रस्ट हो जाएंगे। तो अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखेंगे उनको तो वो श्रिंक कर जाते हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाना जैसे होता है वो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो आरबीसीज की मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया किससे बनी होंगी। ठीक है, क्या काम करती हैं ये, वो चीज़ बताई हुई है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं इनमें कुछ लगी हुई, उनका काम क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ नीचे। अभी ये आरबीसीज का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आरबीसीज की मेम्ब्रेन जैसे हम लोग सेल का स्ट्रक्चर करते थे ना, सेल का स्ट्रक्चर उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल वगैरह पढ़ते थे ना, इसी तरह की इसे जो सेल की, ब्लड सेल्स की जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन होती है, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये भी आप लोगों ने नहीं करना, जस्ट मैंने देखने के लिए आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आरबीसीज की जो लेयर होती है, लग रहा है ना आपको जैसे हम लोगों ने सेल का मेम्ब्रेन का वो पढ़ा था, ऐसे लग रहा है ना आप लोगों को। बीच में लिपिड पोर्शन होता है, ग्लाइको प्रोटीन पोर्शन और लिपिड पोर्शन जुड़ा होता है ऐसे करके। तो लेयर इस तरह से जुड़ी होती है, एक्टिन प्रोटीन जुड़ी होती है बीच में, ये वही वाला है, वही वाली चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद कितनी कितनी अमाउंट क्या क्या चीज़ें लगी होंगी ये वो वाला बताया हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं जाना, ये वाला भी नहीं जाना। ठीक है, ये क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई थी, मैंने बोला कि चलो अभी बना ही लेती हूँ, कल को काम आएगी। ये जो स्फीरोसाइट होते हैं ये भी आगे सेल्स हैं हमारे नॉर्मल वाले। और अगर हमारी आरबीसीज की एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती, क्योंकि एबनॉर्मेलिटीज़ भी हम लोग साथ में कर रहे हैं, तो अगर हमारी आरबीसीज की जो शेप होती है नॉर्मल, देखो नॉर्मल वाली में बिल्कुल वैसी होएगी, लेकिन जब उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाती तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा और इस तरह से हो जाएंगी, उसको बोलते हैं स्फीरोसाइट। ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन इम्यून इंड्यूस हीमोलाइसिस, हीमो मतलब जो हीम ग्रुप होता है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन हो जाना, उसका ब्रेकडाउन हो जाना, हीम ग्रुप का ब्रेकडाउन हो जाना। जब मतलब एबनॉर्मल हो गया हमारा आरबीसीज, तो क्या होता है, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जब हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो, या कंजेंशियल एनीमिया, जब हमें कोई एनीमिक पर्सन होता है उसमें, तो ये चीज़ें इस तरह से नॉर्मल जो आरबीसीज होते हैं इस तरह की शेप में आ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्फीरोसाइट। ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है हीमोग्लोबिन की। तो टारगेट सेल्स में क्या होता है, नॉर्मल हमारे इस तरह से होते हैं, और टारगेट सेल कैसे, जब हमारे मतलब इस तरह की कंडीशन आ जाती है, कोडोसाइट बोलते हैं इसको। इस तरह से लेयर जो इसकी सराउंडिंग होती है ना, लेयर बाहर वाली, वहाँ पे इस तरह से ना, इस तरह से इसकी आउटर सरफेस इस तरह से हो जाएगी, जिसको कोडोसाइट बोलते हैं, या टारगेट सेल भी बोलते हैं इसको, मैक्सिकन हैट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है आरबीसीज की, जब वो इस तरह से हो जाते हैं। ये कब एब्जॉर्ब किए जाते हैं, मतलब ऑब्जर्व कब किए जाते हैं, जब हीमोग्लोबिनोपैथी या हिपैटिक डिसीज़ या आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, या हीमोलिटिक एनीमिया हो जाए, कहाँ गया, स्प्लेनेक्टोमी हो जाए। ठीक है, ये डिफरेंट डिसीज़ जब होती हैं तब हमारा जो आरबीसीज होते हैं इस तरह के हो जाते हैं। ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है आरबीसीज की। ठीक है, देन एक कंडीशन होती है जब हमारे आरबीसीज इस तरह से हो जाते हैं, शीजियोसाइट्स, छोटे छोटे में ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, उस टाइम पे हमारी एक अबनॉर्मल कंडीशन ये भी होती है, नॉर्मल से इस तरह से में हो जाए। ये नीचे दिया हुआ है इन्होंने कब कब ये वाली जो है कंडीशन हमें देखने को, फेस करने को मिलती है। ठीक है, फिर एक होता है ओवेलोसाइट्स, जब हमारे नॉर्मल आरबीसीज जो होते हैं वो इस तरह से ओवल शेप में आ जाते हैं। ये कब होता है, जब नीचे डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, थैलीसीमिया हो जाए, ये अलग अलग दी हुई हैं इन्होंने, ये आप लोगों ने कर लेना। ठीक है, ये सारी की सारी एबनॉर्मल कंडीशंस है, एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हमारी बॉडी में आरबीसीज का ये ऐसे इस तरह से हो जाए, कौन सी डिसीज़ हो जाती है जब हमारी बॉडी में इस तरह से कंडीशन होती है, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। ठीक है, बड़ी सारी दी हुई है नीचे, ये देखो सारी इस तरह से है। ठीक है,
ये इनकी शेप बना के भी दिखाई हुई है, और नीचे कब होता है ये भी इन्होंने बताया। अल्कोहलिज्म, जो ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, पॉइजनिंग कोई चीज़ें खा ली तो हमारी नॉर्मल जो हमारी इस तरह से बेसोफिलिक स्टिपलिंग हो जाती है इस तरह से हमारे आरबीसीज में, तो ये वाली कंडीशन होती है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ठीक है, ये नहीं आप लोगों ने करना, ये भी नहीं करना। हाँ, अब आता है हीमोग्लोबिन को मेजर करना, मेजरमेंट करनी है उसकी, हीमोग्लोबिन को देखना है। तो हम लोग कौन सी हीमेटोक्रिट होती है एक उसको हम लोग देखते हैं। ये कब देखते हैं, जब हीमेटोक्रिट का यूज़ हम लोग कब कब करते हैं, जब एक तो जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो इंक्रीज़ होने से कौन कौन सी कह लो कि नीचे देख लो, पॉलीथिस्मिया, शॉक एसोसिएटेड विद सर्जरी वगैरह करवाई हो उसमें, या बर्न वगैरह हो गया, या ट्रूमस वगैरह, ठीक है, डिहाइड्रेशन वगैरह, इस कंडीशन में हमें अपना ये चेक करवाना चाहिए। या जब डिक्रीज़ हो जाता है, तब डिक्रीज़ होने में कौन कौन सी कंडीशन थी जब हमारा डिक्रीज़ हो सकता है, ये भी आप लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, तो हीमेटोक्रिट से हम लोग एचबी की डिटेक्शन करते हैं। एचबी मतलब कि कितना हमारी उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, कितना नहीं है, ज़्यादा है, कम है, वो भी पता चल जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस के लिए। हमारे डाइट में हमारे प्रोटीन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये होने चाहिए। इससे हमारी जो कंडीशन बताई हुई है हमारे जो आरबीसीज में, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो वाली कंडीशन होती है वो अच्छे से चलेगी। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हार्मोन्स और थायराइड, हार्मोन्स में थायराइड और कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं जो नॉर्मल, मतलब ये जो फैक्टर्स दिए हैं ना बच्चे, ये हमें ज़रूरी होते हैं हमारे आरबीसीज को बनने में। अगर हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें बन रही हैं, अच्छे से हो रही हैं, या हम लोग डाइट में ये चीज़ें अच्छे से ले रहे हैं, तो हमारे आरबीसीज अच्छे बनेंगे। हमारे आरबीसीज अच्छे बनेंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी कभी नहीं होएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं करना है, ये सेम वही वाला डायग्राम डाल दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, तो डाइटरी फैक्टर्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। अब प्रोटीन है, 10 तरह की इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए चाहिए। कौन कौन सी 10 प्रोटीन है, ये नीचे नाम लिखे हुए हैं, हिस्टिडीन, वैलिन, ल्यूसीन वगैरह, ये मैंने एक बार करवाया था ना आपको, वही वाली प्रोटीन्स है सारी की सारी। तो इन PEM एनीमिया रिजल्ट, पैम एनीमिया कोई कंडीशन होती है, जब हमें एनीमिया हो जाता है उस टाइम पे कहते हैं कि हमें ये वाली जो नीचे दी हुई हैं ये वाले सेल्स हमारे, तो ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डाइटरी फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब कि ये जो अगर हमारी डाइट में ये चीज़ें होंगी तो हमारी आरबीसी से जो ठीक रहेंगे, ठीक है, बनते रहेंगे। देन आयरन, आयरन ये ऊपर दिखा ना इन्होंने, ये यहाँ पे डाइटरी प्रोडक्ट्स में देखो, आयरन का, प्रोटीन का बता दिए इन्होंने, आयरन प्रोटीन दिए, एक मिनट, प्रोटीन कौन कौन सी दी है बता दी। ठीक है, आयरन कौन कौन सी, अब आयरन देखो, आयरन का क्या रोल होता है हमारे आरबीसीज को बनने में, मतलब कि हमारे हीमोग्लोबिन को बनने में आरबीसीज का क्या काम है। आरबीसीज जो होते हैं, सॉरी आरबीसीज नहीं, सॉरी आयरन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। आयरन का जो मेन काम है टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना, मेनली प्लाज्मा में ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करता है। मेनली हमारे आयरन जो होते हैं, अगर हमारे टिश्यूज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, एंजाइम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो क्या मतलब, तभी कहते हैं ना आयरन ज़्यादा खाना चाहिए, आयरन से क्या होता है, ब्लड बनता है, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। तो यही चीज़ें होती हैं, हमारे आरबीसीज ज़्यादा बनाने में हेल्प करते हैं, आरबीसीज की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो आयरन की जो मेटाबॉलिज्म होती है, आयरन, वाई इज़ आयरन रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को वो 65% आयरन चाहिए। मायोग्लोबिन क्या होती है, मायो मतलब मसल्स, ग्लोबिन मतलब जो प्रोटीन है, मसल्स की प्रोटीन है, 4% उसका हिस्सा होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडाइसिस, प्रोक्सीडेस, कैटालेस, ये सारे के सारे जितने भी इन्होंने दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे कौन कंटेन करता है, आयरन। तो आयरन हमें ज़्यादा लेना चाहिए, तभी कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स में तो बहुत होता है आयरन। तो आयरन आपको ज़्यादा लेना चाहिए। मेल्स में कितनी क्वांटिटी चाहिए, फीमेल्स में कितनी पर डे क्वांटिटी चाहिए, ये चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन बताई है, कहाँ कहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की, ये आप लोगों ने कर लेना अच्छे से, नॉर्मली लिखा हुआ बीच में। ठीक है, ये नहीं आप लोगों ने करना बच्चे,
उसके बाद कॉपर आ गया। जितने भी मैंने ऊपर डाइटरी प्रोडक्ट्स बताए थे ना, डाइटरी प्रोडक्ट्स जो हमारे अपने हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए चाहिए, वो चीज़ें मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो कॉपर है, कॉपर का बताया हुआ है, विटामिन सी है, फॉलिक एसिड है, ये सारे कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नॉर्मल सा कर लेना है। रेगुलेशन कैसे होती है आरबीसीज की प्रोडक्शन की, अब हमें आरबीसीज चाहिए, ठीक है। तो चाहिए मतलब कि वो हमें नॉर्मल कह लो कि ये नहीं है कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज होंगे, प्लेटलेट्स होंगे तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलता। अगर वो नहीं होंगे तो फिर भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन आरबीसीज कम होंगे तो देन हमारा बॉडी का बिल्कुल सारा का सिस्टम ख़त्म हो जाना है, क्योंकि आरबीसीज का मेन रोल होता है कि वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं मेनली, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है, डब्ल्यूबीसीज तो डिफेंस में करेंगे काम, और भी बड़े सारे चलो होते छोटे मोटे, लेकिन डिफेंस में करेंगे, प्लेटलेट्स जो है क्लोटिंग में करेंगे। बाकी सारा का सारा जिम्मा जो होता है मेनली ब्लड में, वो कौन काम करता है, आरबीसीज करते हैं। तो आरबीसीज के बारे में इसीलिए डिटेल इतनी ज़्यादा करवाई जाती है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भी आरबीसीज का रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद आती है इनकी एरिथ्रोपोइटिन का मैकेनिज़्म होता है। मैकेनिज़्म में क्या क्या चीज़ें आती है, मैकेनिज़्म अब इसका आएगा कि इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसी होएगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब कहाँ गया, हाँ, इसका मैकेनिज़्म बच्चे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ तक किया ना इसकी फॉर्मेशन वगैरह का, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। रेगुलेशन हम लोग कल करते हैं इसकी, ठीक है। बाकी ये कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो देन कंसर्न कर लेना मेरे से।